हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स को। दिस इज समथिंग अबाउट मी। तो सबसे पहले समझते हैं ज्योग्राफी का मतलब क्या है। ज्योग्राफी दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब है अर्थ, पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब है राइटिंग। तो जियोग्राफी का मतलब हुआ राइटिंग अबाउट द अर्थ, मतलब पृथ्वी के बारे में लिखना या डिस्क्राइब करना। हम ज्योग्राफी को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, हवा के बारे में, हाइड्रोस्फेयर के बारे में, पानी, ओशियंस के बारे में, लैंड फॉर्म्स, बायोस्फेयर, इनके अंदर पढ़ते हैं हम पर्वत के बारे में। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन के बारे में, ह्यूमन हैबिटेशन के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, खेती के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। अब आते हैं अपना पहला चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो कि एनसीईआरटी 6th क्लास से लिया गया है। हम इसमें पढ़ेंगे बेसिक्स, डेफिनेशन, और ये एज ए एनसीईआरटी की नोट्स के टाइप में है, जो आपको क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। जो भी आपको आसमान में चीज़ें चमकती हुई नज़र आएंगी, सन हुआ, मून हुआ, प्लैनेट्स हुए, स्टार्स हुए, वो सब, इसके अलावा और भी छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, एस्ट्रॉइड्स, मीटेरोइड्स, कॉमेट्स, उन सब को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। स्टार्स क्या होते हैं? तारे, जैसे जो रात में टिमटिमाते हैं। तारे इज ए वेरी बिग एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडीज, जो कि गैसेज से बनी हुई होती है। उनकी अपनी हीट और लाइट होती है, और विच एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो तारे क्या हुआ? गैसेज से बना हुआ आग का बहुत ही बड़ा गोला, जिसकी अपनी हीट एंड लाइट होती है, और एक बहुत मात्रा में हीट और लाइट को एमिट करता है, जैसे कि सन, विच इज ऑल्सो ए स्टार। सो अब आते हैं कॉन्स्टिलेशन। वट इज ए कॉन्स्टिलेशन? आसमान में ढेरों तारे टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। जब आप उनको गौर से देखोगे तो कुछ पिक्चर्स, कुछ आकृति आपको बनी हुई दिखाई देगी, किसी वस्तु की, किसी आदमी की, या फिर किसी जानवर की। तो उन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स इज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। अब आते हैं व्हाट इज पोल स्टार। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्थ स्टार। ये इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। विच डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन को। और ये कैसे पता लगेगा कि आसमान में कौन सा तारा पोल स्टार है? इसके लिए ये है अपना कॉन्स्टिलेशन, जिसका नाम है सप्तऋषि। सप्तऋषि इस कॉन्स्टिलेशन का नाम है। आप गौर से आसमान में देखोगे तो आपको इस तरह की एक पैटर्न दिखाई देगा, इसको बोलते हैं सप्तऋषि। जब इस सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन के इन दो तारों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे एक चमकता हुआ तारा नजर आएगा, उसी को हम बोलेंगे पोल स्टार। ये अपने नज़दीक में, आसपास में जो भी तारे हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा चमकता हुआ नजर आएगा। इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा एक फिक्स पोजीशन पे रहता है। अब ये अपनी फिक्स पोजीशन पे क्यों रहता है, इसके बारे में हम समझते हैं। मान लो ये हमारी है पृथ्वी, ये अपने एक्सिस पे क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, और ये रोटेट करती है वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में। तो जो सूर्य हुआ, सन हुआ, या अदर प्लैनेट्स हुए यहाँ पे, अदर स्टार्स हुए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो जब पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो इन स्टार्स की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि अर्थ घूम रही है इसलिए चेंज होती रहती है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसे वैसे इनकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ चेंज होती रहती है। वैसे तो ये स्टार्स हैं फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, बट बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ देयर पोजीशन चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। बट इस पोल स्टार की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये पोल स्टार है, इसकी पोजीशन होती है यहाँ पे, बिल्कुल जो अर्थ का एक्सिस है, ये अर्थ के सेंटर से यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे तो बिल्कुल इसके ऊपर होती है। इसकी वजह से जब अर्थ घूमती है यहाँ इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह से घूमती है,
तो क्योंकि ये यहाँ इसकी पोजीशन नॉर्थ डायरेक्शन में बिल्कुल इसके एक्सिस के ऊपर होने की वजह से ये हमेशा फिक्स पोजीशन में रहता है, और इसी वजह से ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करने में हेल्प करता है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं प्लैनेट्स और सैटेलाइट क्या होती है। जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाए जो भी सेलेस्टियल बॉडीज, उनको बोलते हैं प्लैनेट्स, और जो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाए उनको बोलते हैं सेलेस्टियल सैटेलाइट। जैसे ये अपना अर्थ है, अर्थ इज ए प्लैनेट, ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो इसलिए ये हो गया, इसको बोलेंगे प्लैनेट। और ये है मून, मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ, तो ये प्लैनेट के चारों तरफ, मतलब अर्थ इज आल्सो ए प्लैनेट, तो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सैटेलाइट। वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो सन के चारों तरफ रोटेट करती हैं, सॉरी रिवॉल्व करती हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, मीटेरॉइड्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उनको तो हम प्लेनेट नहीं बोलते। और जैसे पहले प्लूटो था, उसको प्लेनेट था, लेकिन उसको प्लेनेट के कैटेगरी से बाहर रख दिया है अभी, तो वो भी सन के चारों तरफ घूमते हैं, बट उनको हम प्लेनेट क्यों नहीं कहते? क्योंकि प्लेनेट को सन के चारों तरफ तो घूमते हैं, लेकिन क्या अगर ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ही हम उसको प्लेनेट बोलेंगे। पहली कंडीशन, सन के चारों तरफ इस तरह से घूमेगा, ओके डन। सेकंड कंडीशन, जब ये सन के चारों तरफ घूमता है तो एक एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। कौन से पाथ में फ्रेंड्स? एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। तो जब ये इस पाथ में रोटेट करता है ऐसे, तो इसका ये एक पाथ हो गया। अगर इस पाथ के अंदर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या फिर दूसरा प्लेनेट या कुछ और चीज़ अगर इसको इस तरह से क्रॉस करती हुई चक्कर काटती है सन के चारों तरफ, सॉरी ये अर्थ ऐसे मान लो रिवॉल्व कर रही है, और दूसरा प्लेनेट मान लो इस तरह से ऐसे रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, या ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो फिर इसको हम प्लेनेट नहीं कहेंगे। तो कौन सा प्लेनेट होगा सेकंड कंडीशन में? जो अर्थ के चारों तरफ इस तरह से इलंगेटेड पाथ में रोटेट रिवॉल्व करे, बट उसके इस ऑर्बिटल पाथ, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल पाथ, इस ऑर्बिटल पाथ में कोई दूसरा सेलेस्टियल बॉडीज रोटेट करते हुए क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या आएगी कि उसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होना चाहिए कि उसकी बॉडी एक स्फेरिकल शेप ले ले। जैसे कि डिफरेंट रॉक पार्टिकल्स होते हैं, रॉक मटेरियल बॉडीज होती हैं, अदर बॉडीज होती हैं, उनका शेप मान लो ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ, तो उनको हम, और वो सन के चारों तक चक्कर भी निकाल रहे हैं, तो अगर उनकी शेप स्फेरिकल नहीं है तो हम उनको प्लेनेट नहीं बोलेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, 3 कंडीशन हो गई। रिवॉल्व इन ए इलोंगेटेड पाथ, सेकंड कंडीशन उसके ऑर्बिटल पाथ में दूसरा कोई बॉडी रिवॉल्व नहीं करना चाहिए। तीसरी कंडीशन हो गई उसका ग्रेविटेशनल फोर्स खुद का इतना होना चाहिए कि उसकी बॉडी एक स्फेरिकल शेप ले ले। ओके फ्रेंड्स, सैटेलाइट जो प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करे वो सैटेलाइट। अब आते हैं एस्ट्रॉइड्स। व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स? आप इस बेल्ट को गौर से देखो, ये जो आपको डॉटेड येलो कलर की जो बेल्ट नज़र आ रही है, पार्ट बॉडीज जो नज़र आ रही है, इन्हीं को हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? ये देखो, ये मार्स है जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, और ये जुपिटर है, ये इसका ऑर्बिटल पाथ है। तो इन दोनों के बीच में ही पाए जाते हैं जो रॉक पार्टिकल, उन्हीं को हम केवल एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक बेल्ट की फॉर्म में नजर आ रहा है, इसलिए इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो समझ गए फ्रेंड्स? वैसे तो यहाँ पे भी रॉक पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे भी, उनको हम एस्ट्रॉइड्स नहीं बोलेंगे, केवल मार्स और जुपिटर के ऑर्बिटल के बीच में जो ये बेल्ट पाई जाती है रॉक्स की पार्टिकल्स की बॉडीज की, उन्हीं को हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। तो इनके अलावा जो यहाँ पे पार्टिकल होंगे जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे मीटेरॉइड्स। ओके फ्रेंड्स, ये तो द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन, तो उनको हम बोलेंगे मीटेरॉइड्स। जो ये इस बेल्ट
जो इस बेल्ट में है वो एस्ट्रॉइड्स, इसके अलावा जो घूम रहे हैं इधर इधर जो है उनको मीटेoroids। आप बोलते हैं मीटियोर्स कौन से होते हैं? मीटियोर मीटियोर होते हैं जब ये मीटियोराइड्स सन के चारों तरफ घूम रहे हैं और ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है? लेयर ऑफ गैसेस, डेंस लेयर ऑफ गैसेस, जिसकी वजह से जब ये मीटेoroids अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो इन पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगती है बिकॉज ऑफ डेंस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेस, जिसकी वजह से ये जलने स्टार्ट हो जाते हैं और आपको ये इस तरह से एक आसमान में टूटता हुआ तारा जो हम बोलते हैं, इस तरह से रे ऑफ लाइट नज़र आएगी। इन्हीं को हम बोलते हैं मीटियोर्स। अगर ये छोटे होते हैं तो पृथ्वी की सतह पे पहुंचने से पहले ही जल जाते हैं, और अगर ये छोटे नहीं हैं तो ये पृथ्वी की सरफेस से पहुंच जाते हैं और अब इतनी स्पीड से आते हैं ऊपर से तो वो अर्थ की सरफेस पे गड्ढा होलो क्रिएट कर देते हैं। इसको हम शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं। अब आते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी से पहले समझते हैं हम ए सिस्टम ऑफ स्टार क्या होता है, स्टार का सिस्टम क्या होता है। देखो ये है अपना एक सन और ये इसका सोलर सिस्टम हो गया। सोलर सिस्टम हो गया मतलब ये एक स्टार है, ये इसका सिस्टम है। तो क्या है इसका सिस्टम? ये सन है, ये इसके प्लेनेट हैं, ये अदर हेवनली बॉडीज हैं लाइक कॉमेट्स, ये एस्टेरॉइड्स जो हमने पढ़े, मीटियोर्स होंगे, मीटेoroids होंगे इधर ही, ये प्लूटो जो कि पहले एक प्लेनेट था अब इसको बोलते हैं ड्वार्फ प्लेनेट। तो इस तरह से अलग अलग इसकी फैमिली है, सोलर फैमिली। तो इसको ये हो गया एक सिस्टम ऑफ स्टार। तो गैलेक्सी क्या हुई? तो ये एक सिस्टम, एक स्टार का सिस्टम था, ऐसे बिलियंस ऑफ स्टार के सिस्टम का कॉम्बिनेशन, प्लस में जो आकाश में गैसेस और डस्ट के जो बादल मिलते हैं उनका एक बहुत बड़ा सिस्टम हुआ ना। एक स्टार नहीं, बिलियंस ऑफ स्टार्स का सिस्टम, बिलियंस ऑफ स्टार का सिस्टम, और गैसेस और डस्ट पार्टिकल जो कि आसमान में ऊपर नज़र आते हैं हमें या नज़र नहीं आते, ऊपर रहते हैं क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, उनको हम बोलते हैं एक गैलेक्सी। जो अपनी एक गैलेक्सी है, अपनी जो गैलेक्सी है उसको हम बोलते हैं आकाश गंगा या मिल्की वे। अब ये तो हो गई गैलेक्सी। अब यूनिवर्स क्या है वो देखते हैं। यूनिवर्स क्या है? मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, एक गैलेक्सी नहीं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के ग्रुप को हम बोलते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड। सो देखा कितना बड़ा है अपना ब्रह्मांड, उसके बाद कितनी छोटी है पृथ्वी और उस पे रहने वाले हम कितने छोटे हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही साइड क्यों नज़र आता है। आप गौर से जब चंद्रमा को देखोगे तो उसमें कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ आकृति, कुछ पैटर्न, कुछ इमेज सी दिखाई देगी, लेकिन हमेशा आप जब भी देखोगे आपको केवल वही इमेज दिखाई देगी, दूसरी इमेज नहीं दिखाई देती कभी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उसके जो चंद्रमा का जो पिछला भाग है उसको हम कभी नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? इसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है वो? बिकॉज अब चंद्रमा एक सैटेलाइट है अर्थ की, तो ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व भी करता है और खुद के एक्सिस पे रोटेट भी करता है। इस वजह से इसका जो रिवॉल्यूशन और रोटेशन का टाइम पीरियड है वो सेम है, जो कि है 27 डेज में। मतलब क्या हुआ कि 27 डेज ही लगते हैं इसको यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँचने में, और 27 डेज ही लगते हैं इसको अपने एक्सिस पे रोटेट करने में, इस तरह से रोटेट करने में। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मान लो ये वाला पोर्शन है जो हमें अर्थ पे से नज़र आता है, जिसकी रिवॉल्यूशन और रोटेशन का टाइम सेम होने की वजह से हमेशा हमें ये फेस ही सामने नज़र आता है और इसका पिछला वाला भाग हमेशा पीछे ही रहता है। मान लो ये इस पोजीशन पे, ये यहाँ पे मून है, ये वाला स्टार वाला फेस अर्थ के सामने है। जब ये यहाँ मून यहाँ से, सॉरी स्टार नहीं मून, जब ये मून यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है तो ये इस, जब ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो ये इतना खुद को रोटेट कर लेता है कि ये जो स्टार वाला फेस है ये फिर से सामने आ जाता है। जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो ये स्टार वाला फेस फिर से सामने आ जाता है। इसकी वजह से ही हमेशा एक ही फेस हमें नज़र आता है।
अगर इसकी स्पीड सेम नहीं होती तो क्या होता। मान लो इस समय पे ये यहाँ पे इसकी पोजीशन है, जब ये मून यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाता है मान लो, तो ये स्टार वाला पोर्शन अर्थ के सामने होना चाहिए। लेकिन अगर स्पीड रोटेशन और रिवोल्यूशन की सेम नहीं होती तो मान लो ये यहाँ पे होता, ये यहाँ या फिर यहाँ पे होता, तो जिसकी वजह से अगर ये इसका पोजीशन यहाँ पे आता है मान लो, तो ये वाला जो फेस है बैक वाला, तो ये हमें आराम से पृथ्वी पर से नज़र आता। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसकी वजह से हमें सिर्फ एक ही साइड नज़र आती है। सो ये सोलर सिस्टम है फ्रेंड्स अपना, जो अभी हमने समझा था। तो फर्स्ट चैप्टर में बस इतना ही है। अब ये कुछ एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चन है जो कि आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर के पीछे दिए हैं। ये सब हमने अभी अभी एक एक करके समझा है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। ये अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट। क्यों है अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट? क्योंकि ये इसके पास यहाँ पे एक ऐसी कंडीशंस हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है। क्या क्या कंडीशन है? ये ना ज़्यादा गर्म है, बिल्कुल एकदम उबलता हुआ, ना ज़्यादा ठंडा है बर्फ़ की तरह, जैसे अपने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या है एकदम ठंडे बर्फ़। और जो मरकरी, वीनस, ये एकदम क्या है आग का गोला। तो अर्थ क्या है, ना ठंडी है ज़्यादा ना गर्म है। दूसरा क्या है, यहाँ पे पानी है और हवा है, जो कि हमें जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हवा में भी ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं, तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पृथ्वी पे क्या है, ऑक्सीजन, इसीलिए यहाँ पे लाइफ संभव है और इसीलिए ये यूनिक प्लेनेट है। ये सब हमने समझा अभी। ये कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, इनको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अर्थ स्टीन किसको बोलते हैं? वीनस पे। वीनस को जो प्लैनेट्स है वो किस पाथ में, इलोंगेटेड पाथ में रिवॉल्व करते हैं। तो इन सब के आंसर आप लोग इस यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यहाँ से आप फिल इन द ब्लैंक्स जो हम सब ने अभी पढ़े हैं उन्हीं में से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप अपने आंसर्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो फ्रेंड्स, तो मुझे मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं। इसकी पीपीटी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कुछ कमेंट करके बताना है मुझे क्या कुछ चेंजेस करना चाहिए अपने वीडियोज़ में, किस तरह से पढ़ाना चाहिए जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट मी, टेल मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, और आप मुझे मैसेज भी करके बता सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम आगे मिलेंगे जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।